नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही उथल पुथल मची थी और अब वहां डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान दुर्घटना में दुखद मौत ने सबको हैरान कर दिया है और राजनीति में इस उलटफेर की चर्चाएं फिर सुनाई पड़ रही हैं। अजीत पवार चूंकि एनसीपी से अलग हुए थे, उनके चाचा की ही पार्टी शरद पवार की एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उससे अलग होकर उन्होंने अपना नया गुट बनाया था। हालांकि मूल पार्टी की मान्यता उन्हीं को मिल गई थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हुए निकाय चुनाव में वो अपने चाचा की पार्टी के करीब आए, यानी अपनी मूल पार्टी के करीब आए, और उसके बाद ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि अब ये दोनों ही लोग जल्दी ही एक दूसरे में, ये पार्टियां जो हैं उनके विलय की घोषणा होने वाली है, ऐसा लग रहा था। इसके साफ संकेत दिए जा रहे थे और संकेत शरद पवार और अजीत पवार की तरफ से भी मिल रहे थे, यानी दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से भी मिल रहे थे। सुप्रिया सुले ने भी इस बात को इनकार नहीं किया था, यानी पूरी तरह से ये तैयारी हो गई थी। अब एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि बिल्कुल ये तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के अलावा दोनों पार्टियों के भीतर भी इस पर सहमति बन चुकी थी, और अखबार ने तो यह भी दावा किया है कि 8 फरवरी को ये घोषणा भी होने वाली थी, यानी दोनों के एकजुट होने की, एक आपस में एक दूसरे में विलय करने की घोषणा होने वाली थी। यानी अजीत पवार जो पार्टी लेकर अलग हो गए थे शरद पवार से, फिर दोनों एक साथ आते, उसके बाद पार्टी का नेचर क्या होता, नेतृत्व क्या होता, इन सब चीज़ों पर भी बातचीत फाइनल हो चुकी थी। हालांकि अखबार ने उससे ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के तमाम नेताओं की ओर से कुछ ने इस पर आधिकारिक रूप से भी टिप्पणी की है और कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया है कि ये बिल्कुल सही खबर है। और अब हालांकि अखबार ने यह दावा किया है कि उसके बाद शायद एनडीए में ही बने रहते ये दोनों ही, यानी जो घटक बनता तैयार होता एनसीपी के नाम से, दोनों एनसीपी के घटकों को मिलाकर वो एनडीए में ही बना रहता, यानी महायुति का ही हिस्सा रहता। लेकिन महायुति का हिस्सा रहने को लेकर पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थी कि अजीत पवार महायुति में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। निकाय चुनाव भी जो हुए हैं पिछले महीने, उसमें निकाय चुनाव में अजीत पवार अलग हो चुके थे, आधिकारिक रूप से अलग नहीं हुए थे, लेकिन महायुति छोड़कर वो महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी शरद पवार की पार्टी के साथ, और शरद पवार की पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। तो वहां गए थे और ये साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रहा था कि अजीत पवार एनडीए को छोड़ देंगे। एनडीए छोड़ने की आशंकाएं तो अभी भी बनी हुई थी कि एकनाथ शिंदे भी छोड़ सकते हैं, इसलिए कि मुंबई में बीएमसी में मेयर के पद को लेकर आशंकाएं अभी भी जारी हैं। लेकिन 8 फरवरी को ये महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली थी। अब इसका नतीजा क्या होता, कितनी मजबूत होती, चूंकि पिंपरी चिंचवाड़ में, पुणे में जिस तरीके से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा एनसीपी को, दोनों धड़ों को एकजुट होने के बावजूद, तो उनको भी लगा होगा कि फिर हम अलग रहेंगे तो और भी ज़्यादा कमज़ोर रहेंगे। एनडीए में ही क्यों रहते, महाविकास अघाड़ी में क्यों ना आते, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, और अब ये बात लगभग तय हो गई है कि दोनों पार्टियों का विलय होने वाला था। हालांकि ये चर्चाएं अब और तेज़ हो गई हैं कि अब चूंकि अजीत पवार का नेतृत्व रहा नहीं इस पार्टी में जो लेकर वो अलग हुए थे, यद्यपि और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन अब वो अजीत पवार के लेवल के नेता हैं नहीं हैं, वो कितना पार्टी को चला पाएंगे, उन पर अपनी पकड़ को कितनी मजबूत कर पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो अब संभावना और प्रबल हो गई है कि दोनों का विलय होना सुनिश्चित है, क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, न केवल एनसीपी में बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी। अजीत पवार बड़े नेता रहे, 6 बार डिप्टी सीएम बने, और अजीत पवार एक ऐसे नेता भी रहे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद, एनडीए में होने के बावजूद, वो एनडीए की तमाम नीतियों से खुद को अलग दिखाते थे। हमेशा अपने को खुलेआम उन्होंने कहा था कि वो सेक्युलर हैं, सेक्युलर पार्टी में रहे हैं, सेक्युलर उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, और उसको लेकर कई बार बीजेपी असहज भी होती रही, लेकिन अपने तौर तरीके के साथ उसमें बने रहे। लोग निकाय चुनाव के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था, और ये बड़ा आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहिए तो आप बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हों, आपके ऊपर आरोप लगे हों, सब धुल जाते हैं।
उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया कि मेरे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया, लेकिन आज मैं सरकार चला रहा हूं, सारे आरोप चले गए। अजीत पवार, आपको याद होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह उनको भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई थी डिप्टी सीएम की और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की। पहले ही उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि उनके खिलाफ जितने भी आरोप हैं उनमें सबको क्लीन चिट दे दी जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक कह लीजिए कि झटका दिया था भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को झटका देना नहीं बल्कि एक्सपोज कर दिया था कुछ ही दिनों बाद, जब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई तमाम मामलों में जिन मामलों में उसके पहले तक बीजेपी बड़े बड़े आरोप लगा रही थी, सारे मामलों में क्लीन चिट दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब हम सरकार से अलग हो जा रहे हैं। यानी वो एक नज़ीर पेश करना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं तो सारे केसेस आपके खिलाफ चलते हैं और सारे केसेस आपके धुल जाते हैं, और जैसे ही आप उसके विरोध में आते हैं तो आपके खिलाफ फिर से केस लग जाते हैं। उस बार बार अजीत पवार का नज़ीर दिया जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को कई बार उन्होंने इस तरीके से असहज करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी हैबिचुअल है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको लगता है कि उसके समर्थकों को ये सारी बातें अच्छी लगती हैं और उसके समर्थक भी ये सब बातें जानते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया, खास तौर पर उन जांच एजेंसियों को, कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। बहरहाल, अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हुआ, और पिछले साल ही हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, जिसमें 200 से करीब 240 लोगों की जान गई थी। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब का भी दुखद निधन हुआ था उस दुर्घटना में। जैसे ही ये विमान दुर्घटना होती है, उसके बाद ही इस दुर्घटना को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगती हैं राजनीति के क्षेत्र में भी और तमाम सोशल मीडिया में भी बहुत सारी जगहों पर, कि इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए, ये दुर्घटना है या फिर कोई षड्यंत्र है। खुद एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के और अजीत पवार के साथी हैं, लंबे समय से उनके साथ काम भी कर रहे हैं, और अजीत पवार के निधन पर जिस तरह से संवेदनाएं जताई गई, जिस तरह से उनको याद किया गया, तो ये साफ है उसके पहले से भी उनका राजनीतिक तौर तरीका इस तरीके का था कि वो विचारधारा के आधार पर तो लोगों से उनके वो अलग रहे, विवाद रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके संबंध सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से बहुत अच्छे रहे, और एक बेहतर राजनीतिक व्यक्ति का यही तौर तरीका भी होता है जो हम लोग देखते आ रहे हैं। खैर, इधर बीच तो राजनीतिक विरोधी का मतलब होता है कि दुश्मन, लेकिन वो उस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे थे जो लीगेसी उन्होंने पाई थी भारतीय राजनीति में। और उसके पहले जनरल विपिन रावत की विमान हादसे में मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश के ही बहुत दिग्गज नेता थे, 11 साल पहले सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ था, बहुत दुखद। इन सारी घटनाओं को अचानक जोड़कर देखा जाने लगा, इसको लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी। तो एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि अगले दिन उनका ये बयान आया कि भाई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार बहुत सारे सवाल उठे, ममता बनर्जी से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर कई नेताओं ने, एक दो नाम नहीं, ये तो कुछ एक नाम है, और सोशल मीडिया में भरमार हो गई सारी घटनाओं को एक तरीके से एक साथ जोड़कर देखते हुए कि ये सब घटनाएं हुई हैं निश्चित तौर पर। कैसे ये घटना हो गई? एक तो तकनीकी खामियों की वजह से हो सकती है, तो उसकी जांच क्यों ठीक से नहीं हुई कि जब तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं तो वो दोबारा ना आने पाएँ, उनसे बचा जाए। और दूसरी बात ये भी पता लगाना चाहिए कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहरहाल, जांच के बाद जांच होती है, किस तरह से होती है, क्या कुछ पता लगता है। अहमदाबाद विमान हादसे में तो अभी भी कुछ जांच में निकल कर नहीं आया है, आगे क्या कुछ आता है ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन जो षड्यंत्र की बातें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए कि आखिर षड्यंत्र वाली बातें सामने क्यों आ रही हैं, और ये भी कि षड्यंत्र के पीछे कारण क्या है। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि कुछ दिन पहले ही अजीत पवार ने ये भी कहा था कि मेरे पास बीजेपी के किसी बड़े नेता के खिलाफ बहुत सारे आरोपों की, बहुत सारे घोटालों की एक सूची है और उनसे जुड़े हुए रिलेटेड सारे कागजात मेरे पास हैं।
ये कहा जा रहा है कि अब विमान दुर्घटना जिस तरीके से हुई है, अब उससे तो अब किसी की बॉडी का कुछ नहीं पता चला है। विमान दुर्घटनाएं होती ही इस तरह की हैं, सारा कुछ जलकर खाक हो जाता है। लेकिन ये कई सारे जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार साहब जब विमान में सवार हुए हैं तो उनके पास फाइलों का बड़ा बंडल था, यानी कागजात उनके पास खूब सारे थे। अब ये कागजात लेकर वो बारामती, मुंबई से बारामती जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, वो कागजात क्या थे, क्या जिनका जिक्र वो कर रहे थे वही सब थे? और उनके पास और भी बहुत सारे राज थे, चूँकि सरकार के साथ वो लगातार काम कर रहे थे और बार बार उनको इतने सारे जलालत झेलने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ शामिल कर रही थी, एनडीए में शामिल कर रही थी, उसके पीछे क्या कारण थे? तो कहीं ये सारी चीज़ों को जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो क्या वास्तव में इनके पीछे कोई लिंक है? इन सब मामलों की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हालांकि हादसे को लेकर खुद शरद पवार ने उसी दिन कह दिया कि भाई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हादसा हादसा है। लेकिन उनके इस बयान के बावजूद बार बार ये बात की जा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि हादसा है या कोई षड्यंत्र है। अब इस षड्यंत्र अगर है तो इसके पीछे क्या है? तो निश्चित तौर पर ये इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। और गंभीर बात यह है कि अगर इसकी मांग उठ रही है और इतनी तीव्रता के साथ मांग उठ रही है, चूंकि कई घटनाएं एक जैसी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ न कुछ होगा, तभी इस तरह की मांग हो रही है। और नहीं भी है तो जांच के बाद यह सब स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं था। एक बात और भी है, ये पहला हादसा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि हादसे के तत्काल बाद षड्यंत्र की बातें सामने आने लगी हैं। इसके पहले नहीं आई, उसके कुछ दिनों के बाद चर्चाएं होने लगी, बातें होने लगी। लेकिन अजीत पवार साहब के विमान दुर्घटना के तत्काल बाद ये बातें सामने आने लगी। जांच की मांग तो स्वाभाविक है, होने लगी, लेकिन जांच की मांग जिस तरीके से की गई, चूंकि प्राइमा फेसी और डीजीसीए की तरफ से, विमान कंपनियों की तरफ से जांच तो करवाई ही जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जांच नहीं होगी, उसकी पता लगेगा ही। ब्लैक बॉक्स मिलता है तो उसमें भी दुर्घटना के कारणों का पता लगता है। लेकिन हादसे के पीछे जो षड्यंत्र की बातें होने लगी वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है और निश्चित तौर पर उसका पटाक्षेप होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।